हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ सीए इंटर बोथ ग्रुप्स इन मे 23। मे 23 अटेम्प्ट में जो बच्चे सीए इंटर बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सीए इंटर बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। ये लास्ट के जो हमारे 3-4 महीने अब हमारे पास बचे हैं, किस तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को प्लान करके चले कि हम आराम से अपने बोथ ग्रुप्स को निकाल लें। देखो, थोड़ा बोथ ग्रुप्स डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, प्रेशर जरूर होता है, लेकिन अगर ये आप बोथ ग्रुप्स निकाल लेते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसको आगे जाके आपकी आर्टिकलशिप में, आगे जाके आपका कहते हैं ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपकी मानी जाती है। और ये बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन आप ये मानो, देखो पढ़ाई के अलावा सी इंटर के बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में देना अपने आप में आपकी पेशेंस को जज कर लेते हैं, आपके कैलिबर को जज कर लेते हैं। ठीक, हर किसी की कहते हैं ना, हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है बोथ ग्रुप्स देने की। ठीक, लेकिन जो बच्चा देता है, मैं अपने आप में उसको अपनी मेरी नजरों में वो बंदा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है कि भाई हिम्मत है। ठीक, अब देखो, पहली बात तो यह है कि सर बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, फायदे क्या हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर फायदे क्या होंगे बोथ ग्रुप देने के। मैं आपको ना ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ दो ही फायदे बताऊंगा। सबसे पहला फायदा आता है हमारे पास रैंक। ये तो आप सबको पता ही है इस समय कि भाई रैंक तभी आएगी जब आप बोथ ग्रुप्स दोगे। उससे भी बड़ा फायदा पता क्या है? उससे भी बड़ा फायदा है इस समय सेट ऑफ का। सेट ऑफ बेनिफिट, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेट ऑफ का बेनिफिट आपको बोथ ग्रुप्स देने पे मिलता है। कैसे? मैंने अभी परसों ही एक मार्कशीट देखी थी, उसमें क्या आता है कि बच्चे के ग्रुप 1 में अराउंड 230 के आसपास का स्कोर था, और ग्रुप 2 में उसका 180 स्कोर था। ठीक, अगर इंडिविजुअल देखा जाए, इंडिविजुअल ग्रुप 2 तो क्लियर हुआ नहीं है, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, लेकिन बोथ ग्रुप्स में आपको पता है कि ओवरऑल देखा जाता है 400 है या नहीं, तो 410 नंबर वो बोथ ग्रुप पास कर गया। बच्चों के माइंड में यही कंफ्यूजन होती है कि सर हमारा तो ग्रुप 1 तो बहुत अच्छे से हो रहा है, ग्रुप 1 हमारा कवर भी हो गया है, लेकिन ग्रुप 2 अभी हमने स्टार्ट किया है, या अभी हमारा ज्यादा कवर नहीं हुआ है, या हम अभी बस करने ही वाले हैं स्टार्ट, तो क्या मैं करूं या ना करूं? जरूर करो। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर करो। अच्छा, इसमें ना कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको करना ही करना है, नहीं। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, अगर आप 8 सब्जेक्ट का प्रेशर ले सकते हो तो ही करना। ऐसा ना हो कि बोथ के चक्कर में आपका पहले भी खराब हो जाए। लेकिन बोथ करोगे तो आपको ये सेट ऑफ वाला बेनिफिट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है, जरूर कर लेना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको 4 पेपर देना है तो आप 4 के हिसाब से पढ़ोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा 8 देने हैं, 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब भी तो आप पढ़ोगे ही ना। तो आप यही पहले मान के चलो कि मेरे को सिर्फ 8 सब्जेक्ट ही है, मेरे पास 4 का कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को 8 ही पढ़ने हैं। रैंक होल्डर्स जितने भी होते हैं, रैंक की जो भी प्लानिंग करते हैं, वो तो कभी भी 4 का सोचते ही नहीं है। उनके तो माइंड में यही चल रहा होता है कि मेरे लिए तो 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे 8 के 8 करने हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है किस तरीके से मैं अपनी तैयारी को रखूं। ठीक, इसमें ना मैं कुछ एजम्पशन लेके चल रहा हूं। एजम्पशंस क्या है वीडियो बनाने से पहले? पहली एजम्पशन ये है कि आपका फर्स्ट ग्रुप या तो कंप्लीट हो चुका है, या आपका ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। ठीक, फर्स्ट ग्रुप या तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ये 90% तक आपका कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरा फर्स्ट ग्रुप ही अभी 50% कंप्लीट है, तो मैं उसको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा आप बोथ के लिए जाओ, आप पहला ही अच्छे से कर लो, वही बहुत है। ठीक, लेकिन अगर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, या आपका 90% कंप्लीट है, और खाली एक ही बार कंप्लीट है, ओनली एक ही बार आपने कंप्लीट किया है, एक बार ही आपने कंप्लीट किया है, अभी आपने कोई रिविजन वगैरह नहीं करी है, क्लासेस वगैरह जो भी थी आपने वन टाइम सब्जेक्ट की स्टडी कर ली है, 90% भी हो गया, जस्ट आपका होने वाला है, तब भी आप सेकंड ग्रुप के लिए जा सकते हो। ठीक, और दूसरी मैं assumption लेकर चल रहा हूं कि भाई आप कोई कहीं कोई जॉब वगैरह नहीं करते हो। ठीक, बीकॉम वगैरह से भी आप फ्री हो चुके हो। ठीक, जो बच्चे बीकॉम रेगुलर से कर रहे हैं, जो बच्चा रेगुलर कॉलेज का होता है, उसके लिए भी मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा अपना कॉलेज को भी देखना पड़ेगा कि भाई कॉलेज के हिसाब से अगर आप मैनेज कर सकते हो, वैसे तो मैनेज हो जाता है, सही बताऊं तो मैंने भी करा हूं मैं। ठीक, मैं खुद रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट हूं, तो मैंने भी बहुत ग्रुप्स मैनेज करे हैं। ठीक, अगर आप करना चाहो तो बड़ी आराम से कर सकते हो, तो अगर आप कर सकते हो तो कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कॉलेज में वैसे ही प्रेशर रहता है, कॉलेज के भी एग्जाम होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, और मुझे दिक्कत आएगी, तो आप सिंगल सिंगल करके दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो, जरूर करो। ठीक, तो ये मैं 2-3 एजम्पशन आपकी लेकर चल रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम किस तरीके से तैयारी करें। देखो, आज तारीख है 2 जनवरी, आज 2 जनवरी है। ठीक, आपके पास आपका जो एग्जाम है, सीए का जो इंटर का एग्जाम है मे 23 का, वो आप सबको पता है कि मई की स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है।
मई स्टार्टिंग में ही, मतलब मोटा मोटा अगर इंस्टीट्यूट डेट तो चेंज करते नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर 2 मई को आपका अकाउंट्स का पेपर पढ़ने वाला है। पहला पेपर अकाउंट्स का होता है तो 2 मई को आपका अकाउंट्स का होगा। 1 तारीख से सीए फाइनल शुरू होता है और उसके अगले दिन से सीए इंटर स्टार्ट हो जाता है। तो 2 तारीख को आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर हॉल करेगा। ठीक, नाउ अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल कितना समय अवेलेबल है, ठीक, तो आप देखो आपके पास जनवरी के 29 डेज, मैं आज का दिन एक्सक्लूड कर रहा हूं, कल से काउंट कर रहा हूं कि जनवरी के 29 डेज, फेब के 28 डेज, 31 डेज ऑफ मार्च और अप्रैल के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मैंने कंसिडर करे हैं। अप्रैल के 10 दिन इसलिए कंसिडर करे हैं क्योंकि अप्रैल में भाई आपका 2 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है तो आप 3-4 दिन पहले तो अकाउंट्स ही पढ़ने लग जाओगे। मोटा मोटा अगर आपका 2 को अकाउंट्स का पेपर है तो आप 30, 31 और 1 एटलीस्ट 3 दिन, भाई 30 अप्रैल हो गया, 1 में हो गया और 31, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अप्रैल में तो 30 ही दिन होते हैं ना, तो आपका 29 अप्रैल हो गया, 30 अप्रैल हो गया और 1 मई हो गया। ये 3 दिन तो आप रिजर्व कर देना अकाउंट्स के लिए। मैं हमेशा से बोलता हूं पहले पेपर का इंपैक्ट आपके बाकी सारे पेपर पे पड़ता है। तो पहला पेपर अगर आपका अच्छा हो जाए, और पहला पेपर वैसे अकाउंट्स है तो बच्चा इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करता है, जोरों शोरों से करता है और इजी है, स्कोरिंग भी है। ठीक, तो पहला पेपर अगर आपका अकाउंट्स का बढ़िया हो जाता है तो समझ लेना आगे आने वाले पेपर पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और अगर पहले ही पेपर खराब हो जाता है, पहले ही पेपर में अगर आपको दिक्कत आ जाती है तो आगे आने वाले पेपर में उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा। ठीक, तो पहले पेपर को मास्टर कर लेना, पहले पेपर को अच्छा कर लेना। तो 3 दिन तो आप अकाउंट्स के लिए रिजर्व करके चलो, 29 अप्रैल से 1 मई तक। ठीक, अब बचा क्या, मैंने 10 तारीख इसलिए लिए क्योंकि आप लास्ट के जो 19-20 दिन है, 15 से 20 दिन जो है वो आप अपने सिर्फ और सिर्फ क्या दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और कुछ नहीं करना। 15 से 20 दिन आपको मॉक टेस्ट के लिए जरूर देना है। हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉक टेस्ट जरूर देके जाना है, चाहे कुछ करो या मत करो, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो या ना हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्टिव स्टडी क्यों ना कर रहे हो। मैं कई बार बच्चों को बोल देता हूँ कि अगर बच्चा कहता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है, इसमें ना मेरा पूरा नहीं हो पाया, तो अगर आप उस सब्जेक्ट को 90% भी तैयार करो तब भी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है सच। ठीक, बट आपको मॉक टेस्ट जरूर देना। ऐसा ना हो कि आप पेपर में बिना मॉक टेस्ट दिए चले गए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए जाओगे तो आपको वो बिल्कुल नई सिचुएशन लगेगी कि भाई एकदम नई नई चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि भाई ऐसा पेपर आ गया, तो थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। मॉक टेस्ट जरूर देना है, ज्यादा नहीं दे सकते, एक दो। सिंगल सिंगल वाले ग्रुप के बच्चों को तो मैं बोलता हूँ 2-3 भी दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन बोथ वाला बच्चा कम से कम एक मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का देगा। और मॉक टेस्ट में मैंने बच्चों को कई बार देखा है वो प्रैक्टिकल के तो दे देते हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, टैक्स, इनके तो दे दिए, थ्योरी में जी चुराते हैं, लॉ का नहीं देते, ऑडिट नहीं दे रहे, ईआईएस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे सर, थ्योरी है वो तो हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता, फिर थ्योरी ही ले डूबेगी तुम्हें, थ्योरी में ही लिखने की वजह से बच्चों के नंबर नहीं आते। ठीक, तो थ्योरी को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है जितना आप प्रैक्टिकल को देते हो। थ्योरी के भी मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एक एक तो जरूर देना, ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि मैं मेरे सामने ये क्या चीज आ गई, नई चीज आ गई। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट जरूर देना है। कहां से मॉक टेस्ट मिलेगा भाई, जिन भी टीचर्स के आपके पास क्लासेस है तो आप उन टीचर से मॉक टेस्ट मांग सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या टीचर से मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे तो कुछ नहीं, आईसीआई खुद भी मॉक टेस्ट निकालता है। 2 मॉक टेस्ट तो आईसीआई के होते हैं, उनमें से कोई एक भी अगर आप कर जाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक, और मॉक टेस्ट ये नहीं है कि आपका मॉक टेस्ट में से पेपर आएगा, नहीं, मॉक टेस्ट जस्ट ये आपके लिए प्रैक्टिस बन जाएगी कि पेपर इस तरीके से आएगा, फॉर्मेट कैसा होने वाला है। सबसे मेन चीज है कि आपकी टाइम टेस्टिंग हो जाएगी। आपको पता है सर सीए इंटर है, मजाक तो नहीं है, पेपर लेंथी आते हैं, पेपर लेंथी आते हैं। और आजकल तो यही हो रहा है, बच्चा सबसे ज्यादा कंप्लेंट करता है कि सर मुश्किल नहीं था पेपर, पेपर लेंथी था, मेरा टाइम पे पूरा नहीं हो पाया पेपर। तो टाइम पे आपको पेपर पूरा करने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उस मॉक टेस्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 180 मिनट के अंदर अंदर 100 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर किस तरीके से आपको पूरा करना है, ये जरूर आपको काम करना है। तो आपके पास कुल मिला के कितने दिन बचे, ये डेज आपके पास बचे, ये जनवरी हो गया, फेब हो गया, ये मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तो कुल मिला के आपके पास मोटा मोटा ये आ गए 128 डेज आ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि बोथ ग्रुप्स का बच्चा है तो कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो कर ही रहा होगा, कर ही रहा होगा। सर ये तो कैसी बात कर रहे हो, 10 से 12 घंटे हम पढ़ेंगे, 10 से 12 घंटे कौन पढ़ेगा इतना? भाई साहब अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे दिक्कत आ जाएगी, फिर इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे 14 16 आवर्स भी पढ़ते हैं,
14 16 घंटे भी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ाई करी है 15 घंटे। लेकिन मैं इतना नहीं कह रहा, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो 10 से 12 घंटे की डेली टिल एग्जाम्स, देखो अभी ये बेस्ट टाइम होता है अपनी प्लानिंग करने का। आगे जाके तुम मुझसे 3 महीने बाद अप्रैल में पूछोगे कि मैं कैसे कवर करूं, मैं कैसे प्लानिंग करूं, शायद मैं आपको उतना अप्रोप्रिएट एडवाइस ना दे पाऊं। लेकिन ये जो समय होता है ना 3-4 महीने का, ये सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम पे अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लोगे तो आपका आगे जाके बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक, तो 10 से 12 घंटे अगर आप आज से ही डेली निकालना शुरू करते हो तो आपको आगे जाके प्रेशर फील बिल्कुल ही नहीं होने वाला, बिल्कुल रिलैक्स रहोगे और अच्छे से सारी चीजें कवर करोगे। तो 10 से 12 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आपके पास टोटल कितने घंटे हैं, 1400 आवर्स, 1400 घंटे हैं आपके पास 8 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो पर सब्जेक्ट आपके पास लगभग 175 आवर्स आ रहे हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज 160 से 170 घंटे पर सब्जेक्ट की बात करता हूं आपसे, कि 160 से 170 घंटे एक सब्जेक्ट के आपके पास अवेलेबल है। मुझे बताओ 160 से 170 घंटे एक सब्जेक्ट आपको, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास अवेलेबल है, क्या ये कम है? क्या ये कम है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत है, बहुत है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? बताओ कौन सा था दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध? सबको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। चलो दुनिया छोड़ो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। कितने दिन में महाभारत लड़ी गई थी बताओ? महाभारत का युद्ध सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में लड़ा गया था। इतना बड़ा युद्ध 18 दिन में लड़ा हुआ। और आपको मैं कह रहा हूं 18 नहीं, आपके पास तो 128 दिन है, तो आप कितनी महाभारत लड़ सकते हो? आप कितनी महाभारत कर सकते हो? यहां तो सिर्फ एक ही महाभारत है, सीए इंटर के 8 पेपर। कोर्स कंटेंट है, लेंदी है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जरूर कर सकते हो। इन 4 महीने में अच्छे से पढ़ लोगे, रैंक भी लेके आ सकते हो, ये भी मैं आपको दे रहा हूं, रैंक भी लेके आ सकते हो अगर आप इन 4 महीनों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर दोगे। ये 4 महीने में अगर 2 महीने खराब कर दिए, फिर 2 महीने में अगर आप जागोगे तो बेकार हो जाएगा काम। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को, देखो कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब इन टाइम को हम ब्रेक करते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक चलते हैं। ये तो थी एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि भाई कैसे कैसे आप कर सकते हो। नाउ थोड़ा सा रियलिस्टिक चलते हैं हम। ओके, नाउ एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा मैंने डेज गलत कैलकुलेट कर दिए क्या? 29, 28, 31 और 10, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये 98 डेज है आपके पास, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। 98 डेज है और 98, कोई नहीं, आप मोटा मोटा 1000 घंटे लगा लो, 1000 घंटे लगा लो। 1000 घंटे को भी अगर आप 8 में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितने दिन हो गए? 125, थोड़ा सा चेंज कर लो इसे, 120 से 130 आवर्स पर सब्जेक्ट, तब भी बहुत है, तब भी बहुत है, कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं। ठीक, ओके। नाउ अब हम आते हैं कि हमें क्या करना है। मैं मान के चलता हूं कि भाई आपका ग्रुप 1 अबाउट टू कंप्लीट है या हो चुका है, ग्रुप 2 आप पढ़ रहे हो। देखो आप अपने दिन को, ये आपके जो 24 घंटे है ना, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ठीक, 24 घंटे में से आपको पता है कि भी आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो। ये 12 घंटे की स्टडी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 6 आवर्स 6 आवर्स, 6 घंटे 6 घंटे, आप 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करो। ठीक, 6 घंटे दिन का जो पहला स्लॉट होता है 6 घंटा, इसको दे दो ग्रुप 2 को, और जो दूसरा स्लॉट है इसको दे दो ग्रुप 1 को। ठीक, यहां पर आप क्या कर रहे हो, ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो 6 घंटा। मान लो एक सब्जेक्ट आपका 2 घंटे का भी है, एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट आपका 2 घंटे है, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, तो आपके 4 घंटे तो क्लासेस में चले गए, और बाकी 2 आवर्स आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। वे जो क्लासेस है उसको होमवर्क करोगे, उसको रिवाइज करोगे, इतना तो करोगे ही करोगे। ठीक, और ये वाला टास्क आप ना करते हुए भी कोशिश करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि आप 15 मार्च तक इसको कंप्लीट कर दो। 15 मार्च तक इन एनी केस आपको ये कंप्लीट करना है ग्रुप 2। ठीक, अब 15 मार्च तक कैसे होगा, देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आप 2-2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ऑडिट है, EISSM है, तो ऑडिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरा रोज का एक लेक्चर भी देखते हो ऑडिट का, तो आपका 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है ऑडिट। सेम गोस फॉर EISSM।
EISSM भी अगर आप रोज का एक लेक्चर देखते हो तो 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है। तो बहुत से सब्जेक्ट तो आपके फेब एंड में ही कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वो टाइम आपके पास बचेगा तो आप एडवांस अकाउंट्स और FM इको में लगा के आपको इन एनी केस 15 मार्च तक अपना ग्रुप 2 को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक, क्लासेस और थोड़ा उसको रिवाइज भी करते चलो, खाली ये नहीं कि क्लासेस देके जा रहे हो, नहीं, उसका रिवीजन भी लगाते रहो साथ साथ। ठीक, और 6 घंटे आपको जरूर ग्रुप 1 पे देने ही देने हैं, मस्ट 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 मस्ट। बच्चा गलती इस समय क्या करता है, बच्चा क्या करता है कि ग्रुप 1 पढ़ लिया, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, ग्रुप 1 पढ़ लिया, उसको साइड रख के ग्रुप 2 पे लग जाएगा, और फिर थोड़े टाइम बाद कहेगा सर मैं तो ग्रुप 1 भूल गया, उसमें टैक्स में क्या प्रोविजन थे याद ही नहीं है, अकाउंट्स में क्या स्टैंडर्ड्स थे मेरे को याद ही नहीं है, कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो ये गलती मत करना कि आप ग्रुप 2 को पकड़ के ग्रुप 1 ही भूल जाओ, नहीं, ग्रुप 1 को आपको टाइम देना पड़ेगा। 6 घंटे अगर आपको लगता है कि भाई 6 घंटे ज्यादा है, 6 घंटे नहीं दे पा रहे, 4 घंटे दे दो, 4 घंटे दे दो, लेकिन 2 जरूर, लेकिन आपको देने जरूर है। ठीक, अब आपको कैसे करना है, जैसे आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया ना, तो आप कैसे कैसे स्टार्ट करो, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, सिंगल सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को उठा के पकड़ते चलो। ठीक, जैसे सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने अकाउंट्स उठा लिया, मान लो कल से आपने अकाउंट्स उठा लिया कि मैं ग्रुप 1 का अकाउंट्स रिवाइज करूंगा दिन के 4 घंटे, भाई देखो एक एक सब्जेक्ट करोगे 3-4 घंटे तो एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लग ही जाएंगे आपके। ठीक, तो 4 घंटे के हिसाब से आपने बोला कि मैं अगले 10 दिन तक कुछ नहीं करूंगा, ग्रुप 1 का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स करूंगा, रोज के 4 घंटे, डिटेल्ड रिवीजन बोलते हैं इसे, ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है और इसको डिटेल्ड रिवीजन बोलूंगा, फर्स्ट रिवीजन एंड डिटेल्ड रिवीजन। ठीक, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स तो करने ही करने हैं, प्लस अगर आपके पास जिससे भी आपने क्लासेस लिए हैं उसकी बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी है तो मेरी बुक है आपके पास, वो करनी है आपको यहां पर। ठीक, ICAI का स्टडी मटेरियल करना है, ये पहली रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, कॉन्सेप्ट्स अपनी किताब जो मेरी वाली किताब है वो, और ICAI का स्टडी मटेरियल। क्या सर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है उसको सॉल्व कर लो बस, लेकिन उन क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क कर लेना, उन क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, स्टडी मटेरियल का और बुक का। इससे क्या होगा, आप एक ना शॉर्टलिस्ट कर लोगे कि आपके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे मान लो मेरे एक चैप्टर में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस लगते हैं कि 10 क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां मैं अटक जाता हूं, कहीं भी अटक जाता हूं अगर आप क्वेश्चन, तो वो आपके लिए रेलेवेंट हो गया, उसको स्टार मार्क कर लो, अगली रिवीजन में लेके आना उसे। ठीक, ऐसे 10-10 दिन कर करके आपके 40 डेज तक आपका ग्रुप 1 की एक डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगी। ठीक, तो 40 डेज अगर मैं कल से काउंट करता हूं तो आपका कहीं ना कहीं जाकर 10th ऑफ फेब तक का टाइम बनेगा, 10 फेब तक आपका ग्रुप 1 अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई, आप खुद जज करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। ठीक, किसी बच्चे की अगर क्लासेस अभी चल रही है तो वो 10 की जगह से 15-16 तक भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और साथ साथ आपका ग्रुप 2 तो चल ही रहा है, ग्रुप 2 तो आप चल ही रहे, क्लासेस कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो। ठीक है जी, यहां पर आप ग्रुप 1 जब आपका खत्म हुआ 10 या 15 फेब तक, 10 या 15 फेब तक जब आपका ग्रुप 1 खत्म होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड रिवीजन उठाओगे, सेकेंड रिवीजन। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको 7 डेज पर सब्जेक्ट देना है, 28 दिन, अगले 28 दिन, यानी कि मैं मोटा मोटा कवर करके चलता हूं 15 मार्च तक, 15 मार्च तक, भाई 15 फेब से 28 दिन। देखो मैं हर जगह ना एक एक दो दिन का बफर लेके चल रहा हूं, कई बार आपको कहीं जाना पड़ सकता है, आपकी तबियत भी खराब हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मैं एक एक दिन का हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके चल रहा हूं, और ये प्लान है, आप थोड़ा बहुत आपको कस्टमाइज अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो 28 दिन तक आपने क्या करा, सेकेंड डिवीजन में प्लानिंग करी, सेकेंड डिवीजन में आपने क्या किया, नाउ सेकेंड डिवीजन में आपने अपना कॉन्सेप्ट तो हर बार पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद मेरी बुक को चाहे साइड कर सकते हो, मतलब अपनी जो टीचर है उसकी बुक को साइड कर सकते हो, अब आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की चीजें उठा लो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसमें भी जो आपके क्वेश्चन आपने स्टार मार्क करे थे पहली रिवीजन में वो उठाने आपको। दूसरा आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एटलीस्ट पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के,
4 से 5 अटेम्प्ट के आपके आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। इसमें अगर आपके पास कोई रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हो किसी टीचर की, तो वो रिवीजन क्लासेस भी आप देख सकते हो। जैसे मैं भी मोटा मोटा मार्च के महीने में हो सकता है अपनी कोई रिवीजन क्लासेस वगैरह स्टार्ट करूं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक, यूट्यूब वगैरह पे। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड रिवीजन। कॉन्सेप्ट हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, आरटीपीज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जरूर करने हैं, जरूर करने हैं, छोड़ना मत बिल्कुल भी। पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के वो कर लिया आपने। अब आप 15 मार्च तक आ गए, 15 मार्च तक आपका ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, ऑन एन एवरेज आपका 15 मार्च तक 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, आपका ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो गया। एक बार आपने क्या करा सर, ग्रुप 2 को भी खत्म कर दिया। ठीक, प्लस आपने देखो थोड़ी बहुत साथ साथ रिवीजन भी करी होगी, तो मैं मान के चलता हूं आपका ठीक ठाक तरीके से आपने ग्रुप 2 को कवर किया है। ठीक, अब 15 मार्च से लेकर 15 मार्च से लेकर आपके पास 10 अप्रैल तक का टाइम है। सब्जेक्ट है 8। अब क्या करूं, अब क्या करूं, देखो यहां पर ना आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट को मोटा मोटा करके 3 डेज पर सब्जेक्ट, क्योंकि देखो ग्रुप 1 आप अच्छे से कर चुके हो, 3 डेज पर सब्जेक्ट को आपको ग्रुप 1 को देना है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक, यहां पर अगर आपने कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, जैसे आप आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करोगे, वहां पर कोई आपको अच्छा क्वेश्चन दिखा तो उसको मार्क कर लेना। स्टडी मटेरियल में कोई आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एंड तक मैं देखूंगा ही देखूंगा, वो आपने मार्क कर लिया। प्लस आपके मैराथन्स होते हैं, आपके मैराथन्स होते हैं, वो रिवीजन मैराथन आप जरूर देखना है। यहाँ पर 3 डेज पर सब्जेक्ट ग्रुप 1। ठीक, और ग्रुप 2 के लिए आपको कितना टाइम देना है भाई, देखो अगर 15 मार्च से मैं 10 अप्रैल तक का टाइम काउंट करूं, तो आपके पास कितने दिन है, ये आपके पास है 26 डेज। 26 डेज में 3 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से 12 दिन तो आपके चले गए, तो कितने दिन बचे आपके, 14 डेज बचे। 14 डेज में आपके पर सब्जेक्ट तो मतलब 14 बोल लो या 16 बोल लो, एक आध दिन ऊपर नीचे, तो ग्रुप 2 में आप 4 डेज पर सब्जेक्ट जरूर देना। देखो ग्रुप 2 में कोर्स कंटेंट एज कंपेयर टू ग्रुप 1 थोड़ा कम होता है, क्योंकि 2 उसमें थ्योरी सब्जेक्ट होता है, कंटेंट कम होता है, और 2 उसमें प्रैक्टिकल है, वो भी इतने ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं, जैसे टैक्सेशन काफी लेंथी सब्जेक्ट है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। ठीक, अकाउंट्स और लॉ फिर भी थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन कॉस्ट और टैक्स अपने आप में बड़े सब्जेक्ट है। ठीक, तो ग्रुप 1 में आप पहले से रिवीजन करते आ रहे हो, तो 3 डेज पर सब्जेक्ट, कुछ बच्चे 2 दिन में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप 2 डेज भी लेके आ सकते हो, यहां पर 4 की जगह इन्हें 5 दिन भी कर सकते हो। ठीक, ठीक है, मैं मानता हूं भाई, देखो हो सकता है आपको ग्रुप 1 की जितनी रिवीजन मिली है उतनी ग्रुप 2 की ना मिले, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है, तो आप भूलोगे नहीं, और ग्रुप 1 आप काफी पहले पढ़ चुके हो, तो वहां पर भूलने के चांसेस है। इसलिए मैं कह रहा था कि ग्रुप 1 आप कंटिन्यूअस रिवाइज करते चले जाना। आई होप आपको ये रियलिस्टिक लग रही होगी चीजें। ठीक, तो 4 to 5 डेज आप पर सब्जेक्ट ग्रुप 2 को देना। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आपके आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल ये जरूर कर लेना। और अगर आपके पास जो भी टीचर की बुक है, वो बुक अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपने क्लासेस के साथ साथ होमवर्क में कवर कर ली होगी। लेकिन देखो मैं बार बार कहता हूं कि टीचर की बुक बात की बात है, ये पहले आपकी होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स, आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और आईसीए का स्टडी मटेरियल, ये जरूर आपको कवर करना है, यही आपको पास कराएगा। टीचर की बुक हो सकता है आपको पास ना करा पाए, लेकिन ये आपको पास कराएंगी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली टीचर से ही बिल्ड होते हैं, तो टीचर की इक्वली इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। तो कॉन्सेप्ट्स, आपके आरटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस और आईसीए का स्टडी मटेरियल, ये आपको पास कराएगा, अच्छे नंबर भी दिलवाएगा। ठीक, रैंक लानी है तो ऑब्वियसली आपको इन चीजों पे, बुक्स वगैरह पे भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आप आराम से अपना 10 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक अपने बोथ ग्रुप्स में आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद भी आपके पास काफी टाइम है, उसके बाद आप क्या करो, 2-2 दिन निकाल लो एक एक सब्जेक्ट के लिए, और 2-2 दिन में आप सब्जेक्ट को रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो जरूर। 100% आपको ये करना ही करना है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। 29 अप्रैल तक अपना काम खत्म करके, 28 अप्रैल तक काम खत्म करके, 29, 30 और 1 अपना अकाउंट्स पे लग जाना। देख लेना सर आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए होंगी, 3 चीजें जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना है, किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है, आपको सीए इंटर निकालना है, तो आपको 3 चीजों पे बेहद ध्यान रखना पड़ेगा।
सबसे पहला आता है आपका हार्ड वर्क। बहुत से लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क कर लो। हार्ड वर्क में क्या रखा है? स्मार्ट वर्क कर लो। एक चीज बताओ, स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट टेक्निक्स, किसी भी काम को करने की स्मार्ट टेक्निक्स। स्मार्ट टेक्निक्स तभी आ सकती है जब आपने पहले हार्ड वर्क कर रखा होगा। जो आप पहली डिटेल रिवीजन करोगे उसमें जो आपने मेहनत कर रखी होगी उसी से तो स्मार्ट टेक्निक्स निकालोगे, ताकि आप आगे जाके कम टाइम में भी अपना सिलेबस रिवाइज करो। तो हार्ड वर्क तो एक बार आपको करना पड़ेगा, उसका कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं है जिंदगी में। ठीक। दूसरी चीज पेशेंस। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि यार जल्दी हो जाए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? टैक्स के प्रोविजन को रिवाइज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इतना टाइम क्यों जा रहा है? अमेलगमेशन के क्वेश्चन कर रहा हूं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस क्यों हैं? होंगे 16-16 नंबर भी तो दिलवाएंगे आपको, 20-20 नंबर भी तो दिलवाएंगे आपको। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। किसी भी चीज को पढ़ते समय आपको हो सकता है एक बारे में ना समझ में ना आए, आपको 2-3 बार, ऑडिट है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, हो सकता है एक ही बारी में आपको ना समझ में आ रहे हो, आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ रहे हो, पढ़ना। लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आप पेशेंस रखोगे, कंटिन्यूस उस पर एफर्ट लगाते रहोगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगी फिर आपके लिए वो चीज। हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज अगर टफ लग रही होती है या नहीं समझ में आ रही होती है, एक बारी में छोड़ देते हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा मुझसे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे तो कहां से कहां पहुंचोगे आपको खुद भी नहीं पता। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने आपको प्लानिंग दी है, बहुत से बच्चे इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे, बहुत से बच्चे नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे सर, स्टार्टिंग में तो करेंगे, बाद में भूल जाएंगे, बाद में चेंज कर देंगे, छोड़ देंगे इस चीज को। बाद वाले जो बच्चे होंगे वो फंस जाएंगे। तो अगर आपने प्लानिंग कोई भी पकड़ी है, मैं नहीं कहता कि आप इसको फॉलो करो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा आप इसको फॉलो करो, मैं तो अपनी तरफ से अपनी गाइडेंस दे रहा हूं आपको। फॉलो करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, करियर आपका है। हो सकता है आप और भी अच्छी प्लानिंग बना सको, वो आपके ऊपर है, ठीक। लेकिन हाँ, जो भी प्लानिंग आप बना रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, आप उसको प्लीज कंसिस्टेंटली फॉलो करते चले जाना। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है, एक प्रिंसिपल होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एक बार जो हमने रख दी, अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटरली प्रेजेंट करना है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। यही आपकी पढ़ाई में भी है। आपने जो अपनी प्लानिंग बना ली है उसमें आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको देखो कोई टाइम टेबल भी नहीं दे रहा कि आप इस टाइम पढ़ो उस टाइम मत पढ़ो, सबका टाइम टेबल डिफरेंट होता है, सबका टाइम टेबल बिल्कुल जनरल होता है, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं, कोई रात को पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है। मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगा अभी एंड में कि मैं किस टाइम पे प्रेफर करता था, बाकी आपके ऊपर है, हो सकता है आप मेरे वाले टाइम टेबल पे कंफर्टेबल ना हो, ठीक। आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो वो सब पढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखो आपको एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 महीने की बात कर रहा हूं सिर्फ, इससे पहले आपने जो मस्ती करी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 4 महीने हैं, अगर आप इन 4 महीने में भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं ला पाए तो भूल जाओ आपका इंटर क्लियर होगा। और अगर आपने 8 महीने पूरी मस्ती कर ली और 4 महीने में आप बिल्कुल सिंसियर हो जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो, इंटर क्लियर हो जाएगा, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे आप बोथ दे रहे हो। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, ओके। तो ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस थी कि आपको बोथ ग्रुप किस तरीके से तैयार करने हैं। बोथ ग्रुप्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, टाइम का सबसे बड़ा खेल है, ठीक है जी। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं टाइम टेबल क्या फॉलो करता था, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो मैं जनरली प्रेफर करता था सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, ठीक। कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, मैं सुबह उठ के पढ़ने वाला बंदा हूं, मैं सुबह उठ के पढ़ता था। जब मेरे इंटर के पेपर थे तो मेरे को याद है मैं उठ जाता था लगभग 5 बजे के आसपास उठ जाता था, ठीक। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं लगभग 6:30-5 बजे पढ़ने बैठता था। और देखो सुबह सुबह का ऐसा टाइम होता है, सुबह सुबह अगर आप 5-6 घंटे लगातार भी पढ़ दोगे ना, आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह ना तो इतनी कोई परेशानी होती है क्योंकि आप फ्रेश उठे हो, ठीक। तो ना इतनी कोई डिस्टर्बेंस होगी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगी, तो सुबह सुबह आप जितना मैक्सिमम पढ़ सको उतना मैक्सिमम पढ़ लो। तो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ता हूं, आप सुबह 5:30 उठते हो, आप 10:30 बजे तक का एक स्लॉट निकाल लो, 5 घंटे का, 5 आवर्स का एक आपने स्लॉट निकाला। यही अगर मैं फाइनल वाले बच्चों को बोलता तो मैं 7-7 घंटे की भी बोल देता, वो निकाल लेते, ठीक। आप इंटर लेवल पे हो, ठीक, अभी आप 5 घंटे का स्लॉट निकाल लो, ठीक। पहले देखो 1-2 दिन ना ये करके देखना, फिर आप अकॉर्डिंगली अपने आप कस्टमाइज कर सकते हो। एकदम से प्लान नहीं बनता, एकदम से शेड्यूल नहीं बनता,
आप पहले 2-2 दिन हर एक शेड्यूल को फॉलो करके देखो। आप 5:30 बजे उठ के पहले 2 दिन पढ़ के देखो आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसको कंटिन्यू रखो, नहीं तो चेंज कर दो। ठीक, आप रात को पढ़ना चाहते हो तो 2 दिन रात को पढ़ के देखो, फिर दोनों को कंपेयर करो कि सुबह वाला स्लॉट या रात वाला स्लॉट, जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो आपके लिए बेस्ट स्लॉट होना चाहिए। स्लॉट कभी भी किसी के बताने से नहीं होगा, हमारे लिए वो स्लॉट बेटर रहेगा, हमारे लिए वो शेड्यूल बेटर रहेगा जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, सुबह या शाम को, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो 5:30 से 10:30 में उठता था, ये अपना 5 घंटे की मैंने पढ़ाई निकाली। फिर उसके बाद मैं 10:30 से 12:30 बजे तक अपना रेस्ट करता था आराम से। ठीक, इसमें अपना नहाना धोना है, खाना पीना है, रेस्ट करता था, रिलैक्स करता था। फिर 12:30 बजे फिर दोबारा मैं उठता था। ठीक, इसमें मैं अपना, अगर मैं थक गया तो मैं नींद भी ले लेता था। ठीक, 12:30 पे फिर बैठता था मैं, और लगभग 3:30-4 बजे तक अपना एक स्लॉट निकालता था, लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास का, 3 से 4 घंटे का स्लॉट निकलता था। ठीक, अब देखो शाम के 4-4:30 बज चुके हैं और आप कितने घंटे की पढ़ाई कर चुके हो? कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई कर चुके हो। कॉन्फिडेंस लेवल विल बी हाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 बजे तक, उनसे पूछो कितनी देर पढ़ी है, वो सिर्फ बोलते हैं 2-3 घंटे पढ़े। अभी जो थोड़ी देर पहले तो पढ़ाई हमने शुरू करी थी। फिर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है माइंड में, और नेगेटिविटी एक बार अगर डेवलप होनी शुरू होगी, काम खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो 4 बजे तक आपने 9 घंटे का स्लॉट निकाल लिया। ठीक, उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये आपका बिल्कुल ना इंजॉयमेंट वाला टाइम होना चाहिए। एंजॉय करो। यहाँ पर कैसे एंजॉय कर सकते हो? आप पार्क जा सकते हो, अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो पार्क चले जाओ। आपका जो आपका पैशन हो, म्यूजिक आपका पैशन है तो म्यूजिक बजा सकते हो, डांस करने का शौक है डांस कर सकते हो, वर्कआउट करने का शौक है तो अगर आपने कोई जिम ज्वाइन करे तो जिम जा सकते हो, स्विमिंग करने का शौक है तो स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग का शौक है साइकिलिंग कर सकते हो, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनसे बातें कर सकते हो, अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हो, कुछ भी करो, ये आपका टाइम है 4 से 6 का। ठीक, फिर दोबारा आप 6 बजे जब घर पे वापसी आओगे तो 6 बजे से लेकर 9-10 जितना भी आप पढ़ना चाहो, 3 घंटे का स्लॉट एक और निकाल देना। ठीक, देखो यहां तक आपने कितनी पढ़ाई कर ली? लगभग 12 घंटे की पढ़ाई कर ली। अभी भी आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम खत्म हो गया, टाइम बहुत है। आप 9-10 बजे तक हो, 9-10 बजे तक आप फ्री हो गए, फिर अपना खाना वाना खाओ, कोई टीवी शो देखना है टीवी शो देखो, और 11 बजे गो टू बेड। अगर आप सुबह 5:30 बजे उठना चाह रहे हो तो 11 बजे आपको सोना पड़ेगा। ठीक, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 घंटे की आपकी नींद ये होगी। 1 घंटे के आसपास आप यहाँ बीच में यहाँ भी थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप इनफ है, बहुत है। और 12 घंटे की स्टडी आउटपुट है आपका। ठीक, आप इसको यही मैं आपको बता रहा था कि 16 आवर्स बच्चा कैसे पहुंचता है, इन्हीं में से तो निकालता है घंटे। उसके पास भी 24 घंटे हैं, और अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो बच्चा 24 घंटे को यूटिलाइज करता है, आप 24 घंटे को वेस्ट कर रहे हो, तो डिफरेंस तो वहीं आ जाएगा ना फिर। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये मेरा शेड्यूल था। ठीक, आप जो शेड्यूल फॉलो करना चाहो अपना फॉलो करो, जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन इन एनी केस 12 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी आपको निकालनी है। बात समझ में आती है? वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये पूरी डिटेल डिस्कशन थी। ठीक, यही टाइम है, बेस्ट टाइम है। इसके बाद हो सकता है मैं आपको कोई इतनी प्लानिंग दे भी ना पाऊं, क्योंकि जो प्लानिंग अभी मैं आपको बता सकता हूं वो आज से 2 महीने बाद नहीं बता पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स। जो भी बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे ग्रुप 1 दे रहे हैं या ग्रुप 2 दे रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा मैं, लेकिन ये बोथ ग्रुप्स वालों के लिए थी। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो डिस्कशन वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, लाइक टारगेट आना चाहिए इसका, और प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।